नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पे। तो दोस्तों, अब तक जितने दोस्तों का पेपर हो रहा होगा, उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा जा रहा होगा पेपर। क्वेश्चन आपको जैसे करवाए जा रहे हैं वैसे ही मिल रहे होंगे, जैसे पियाजे हो गए, कोहलबर हो गए, वैगोस्की हो गए, आपके एनसीएफ से सबसे क्वेश्चन बन रहे हैं ना। सारे टीचर्स देखिए आपके जितने क्वेश्चन फंसने वाले हैं वही क्वेश्चन करा रहे हैं। आप चाहे मेरा प्रैक्टिस सेट देखिए, चाहे बाकी टीचर्स देखिए, आपको 100% वही क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में बन रहे हैं। तो दोस्तों, अभी भी जिन लोग का पेपर, अभी बहुत लोग का पेपर बाकी है, तो वो लोग भी अभी मन लगा के अच्छे से सब चीज पढ़ते रहिए, आपको क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग दूसरा अपना प्रैक्टिस सेट। पांचवा प्रैक्टिस सेट चल रहा है हिंदी का। चलिए एक एक क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और दोनों पेपर के लिए लाभकारी है ना, अच्छे से देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है ना। भाषा शिक्षण का उच्च प्राथमिक स्तर पर सर्वोपरि उद्देश्य क्या होगा बताइएगा। विभिन्न साहित्यिक विधाओं का गहनतम ज्ञान प्राप्त करना, सरसरी तौर पर तीव्र गति से पढ़ना, भाषा के सौंदर्य शास्त्र से परिचय, या फिर निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। तो देखिए दोस्तों, सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होगा जिसमें छात्रों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने को कहा जाए, जिसमें छात्र अपने आप को पेश कर सके, अपने आप को बता सके कि वो क्या क्या अनुभव करते हैं। तो यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका क्या लग रहा है, यही ना, निजी अनुभव। निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। जब बच्चे अपना निजी अनुभव प्रयोग करेंगे तब सबसे ज्यादा वही सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है बताइएगा। सुनी पढ़ी कह रहा है, सुनी पढ़ी हुई और समझी हुई भाषा का सहज और स्वाभाविक लेखन का विकास बताइएगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया है, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, मेरा प्रिय विद्यालय विषय पर निबंध लिखना, औपचारिक पत्र लेखन, किसी पढ़ी हुई कहानी को संक्षेप में लिखना। तो दोस्तों फिर से देखिए वही बात आ गई, ये तीनों बस खाली एक निबंध कुछ चीजें लिख के यहाँ समाप्त हो जाएगा, बच्चे अपने आप को पूरा अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या, जब वो सुनी देखी पढ़ी घटना यानी निजी अनुभव, उनका जो पर्सनल जितना वो एक्सपीरियंस किए रहते हैं, उसकी उस घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश 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 और डैश 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 के बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स है। जानते हैं ऐसा क्वेश्चन उच्च प्राथमिक स्तर पे बहुत बनता है कि आपको छोड़ देगा कि बीच में क्या भरना है। तो चलिए सुटेबल वर्ड्स भरते हैं हम लोग। क्या भराएगा बताइएगा, साहित्य सराहना सामाजिक, दूसरा दिया सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनैतिक, तीसरा दिया भाषा साहित्य ऐतिहासिक, और चौथा दिया साहित्य बोध सराहना बोध या ऐतिहासिक। तो दोस्तों देखिए एक बार फिर से हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, अभी खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या भराएगा। भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण, सबसे पहले क्या सौंदर्य बोध की बात करेगा, किस बोध की, सौंदर्य बोध, फिर कॉमा यहाँ रहेगा, एक और वर्ड भराएगा क्या, साहित्य बोध। सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनैतिक, किसके, सामाजिक राजनैतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका जो दूसरा ऑप्शन है यही सबसे बेस्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य में सहायक होगा बताइए। व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य में क्या सहायक होगा, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने से, या फिर भाषा की प्रकृति प्रकार और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराने से, भाषा की परिभाषाओं को कंठस्थ कराने, या फिर भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अत्यधिक नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व नहीं देना है, ना ही हमें उनको कंठस्थ कराना है। देखिए दोनों कंठस्थ दिया, दोनों काट दीजिएगा। कहीं भी रटंत विद्या रटने पे बल नहीं दिया जाता है, चाहे आप एनसीएफ की बात कर लीजिए या एनईपी 2020 पे, ये सब पे कहीं भी नहीं बात किया जाता है कंठस्थ करने पे, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन मिलेंगे तो काट दीजिएगा। और यहाँ देखिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, जहां बच्चे को समझने अभिव्यक्त करने की बात की जाए वही आपका ऑप्शन सही होता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने पे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उच्च
प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती? नहीं पे फोकस करिएगा दोस्तों, नहीं पूछा है कि क्या उपयोगी नहीं हो सकती है, बताइएगा। मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, सूचना डायरी लेखन विज्ञापन लेखन आदि का कार्य कराना, पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, या फिर विज्ञापनों पोस्टरों साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण ना। तो देखिए क्या नहीं हो सकता, देखिए जब आप सूचना डायरी वगैरह लिखेंगे तो वो तो अच्छी बात होगी, उससे हिंदी बच्चों में हिंदी भाषा का विकास होगा ही होगा। और पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण भी एक बहुत अच्छा है। देखिए रोल प्ले हमेशा करवाने किया जाता है, ये क्या, ये पॉजिटिव चीजें होती हैं। दूसरा क्या है, विज्ञापनों पोस्टरों साइन बोर्ड और भाषा के अन्य अन्य उपयोगों का विश्लेषण, ये सब भी सही है, क्योंकि ये सब का जितना बच्चा अच्छे से सीखेंगे वो आपका सही रहेगा, उससे उनके हिंदी भाषा का विकास होगा। लेकिन सिर्फ मुहावरों को अर्थ में लिखकर वाक्य बनाना सिर्फ एक काम से, इससे हिंदी का बहुत ज्यादा विकास नहीं होगा, ये सीमित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ सही हो जाएगा। जब नहीं बोले तो जो निगेटिव होता है वही सही होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बनता है और इस क्वेश्चन को मैं कई बार करवा भी चुकी हूँ, तो ज्यादा देखिए इसमें वो नहीं है। देखिए क्या है, भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या आगमन विधि। तो दोस्तों सबसे बेस्ट विधि क्या होता है, चाहे उच्च प्राथमिक स्तर हो चाहे निम्न, क्या आगमन विधि। यानी आगमन विधि में क्या होता है, उदाहरण से नियम की ओर, ध्यान रखिएगा, उदाहरण से नियम की ओर। और निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर। ये 2 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग को कंफ्यूजन हो जाती है, निगमन में आगमन कर देते, आगमन को निगमन कर देते, लेकिन आप लोग ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आगमन को हमेशा उदाहरण से नियम की ओर और निगमन में नी से निगमन, नी से नियम से उदाहरण की ओर, ये चीज याद रखिएगा। तो सबसे अच्छी विधि कौन सी है, आगमन विधि। अब आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, बताइएगा किस पर निर्भर करता है। आकलन की औपचारिकता पर, संचार माध्यमों पर, पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषा परिवेश पर। देखिए दोस्तों मैं हमेशा बताती हूँ किस चीज की, आपका एनसीएफ वगैरह किस चीज की बात करता है, समृद्ध भाषा परिवेश। समृद्ध भाषा परिवेश हमेशा ध्यान रखिएगा। समृद्ध भाषा परिवेश में आपका पाठ्य पुस्तक भी आ जाएगा, संचार भी आ जाएगा, सब चीज आ जाएगा। समृद्ध मतलब क्या होता है, जो हर चीज गतिविधियों से, हर चीज से कोरिलेट करके, संबंधित करके पढ़ाया जाता है, एक पूरा उसका हर सब्जेक्ट। यानी आप अगर गणित पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको भाषा का विकास पढ़ाया जाएगा, साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको भाषा का विकास पढ़ाएगा, यानी आपको सारे सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ाया जाता है। यही होता है आपका समृद्ध भाषा परिवेश। तो याद रखिएगा हमेशा चौथा नंबर यानी समृद्ध भाषा परिवेश सही होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे, बताइएगा, भाषा के आकलन के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों में समान रूप में हिस्सा लें, भाषा का अतिरिक्त अभ्यास करें और परियोजना कार्य में इंटरनेट का प्रयोग करें, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सकें, अपनी पाठ्य पुस्तकों के सभी पाठों का अभ्यास करें। तो दोस्तों सभी पाठों का अभ्यास करें, जरूरी, सबसे पूछा सबसे जरूरी क्या, अभ्यास करें या फिर इंटरनेट का प्रयोग करें, समान रूप से सही, ये सब जरूरी है। सबसे जरूरी क्या है, जब वो समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात के निहितार्थ, यानी अगर कोई चीज पेपर में छपा है उसका निहितार्थ मतलब होता क्या है, उसका जो कहने का भाव है, क्या कहना चाह रहा है, वो अगर बच्चे समझ लेते हैं तो वही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, यही है कि जब वो किसी चीज, किसी लेख का निहितार्थ समझ सके। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की, यहाँ पे होगा डैश डैश डैश, उस भाषा की सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश 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 का अभिन्न हिस्सा है। देखिए मैंने बताया ना ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो बताइए क्या भराएगा, ऐतिहासिकता, इतिहास, संस्कृति, ये भी संस्कृति होगा, बारीकी, व्याकरण, नियमबद्धता, व्याकरण। तो देखिएगा दोस्तों एक बार सेंटेंस पढ़िए, देखिए खुद ही समझ में आ जाएगा। भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की, क्या डैश डैश शब्द क्या होगा, संस्कृति, संस्कृति के सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी, क्या भाषा किसी भी किसका हिस्सा होती है, संस्कृति का हिस्सा होती है, भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा होती है ना। तो यहाँ भी आपका क्या रहेगा, संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन रख के चेक कर लेंगे, आपका सुटेबल नहीं लगेगा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आपका 2 होगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है
कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? बताइएगा। कक्षा 8 का बच्चा है, बच्चों के भाषा प्रयोग का स्तर, अच्छे साहित्य के प्रकाशक लेखक, बच्चों की भाषिक पृष्ठभूमि, बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और भाषा प्रयोग की क्षमता। तो देखिए दोस्तों, उनके प्रयोग का स्तर ये जरूरी है, लेकिन सर्वाधिक जरूरी पूछा है तो सर्वाधिक जरूरी ये भी नहीं है। प्रकाशक लेखक, अब ये तो एकदम मतलब क्या, ये सब थोड़ी चीज देखा जाता है। भाषिक पृष्ठभूमि कुछ हद तक जरूरी है, लेकिन सर्वाधिक जरूरी क्या होगा? बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, मतलब बच्चे कैसी बुक पढ़ना, उनकी रुचि किस में है, उनकी किस टाइप की वो बुक पढ़ना पसंद करते हैं, ये चीज देखना। और भाषा प्रयोग की क्षमता की 8 तक के बच्चे किस तरह की भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, ये चीजें जरूरी हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नाटक, सिनेमा, परिचर्या, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश 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 व स्वाभाविक फिर डैश 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 एवं डैश 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 प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। देखिए दोस्तों, फिर एक आया ऐसा ही क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो घबराइएगा मत, आप खाली वर्ड रख के देखिएगा, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कौन सा सही है। देखिएगा, नाटक, इसमें ऑप्शन पहला दिया स्वतंत्र मौखिक लिखित, स्वतंत्र प्रभावी संस्कृतनिष्ठ, मानक सहज प्रभावी, मानक प्रभावी संस्कृतनिष्ठ। तो देखिए दोस्तों, पढ़िए, नाटक, सिनेमा, परिचर्या, वाद विवाद आदि बच्चों की क्या स्वतंत्र, यहाँ क्या हो जाएगा स्वतंत्र व स्वाभाविक, फिर स्वाभाविक बात क्या मौखिक एवं लिखित, मौखिक एवं लिखित प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता विकास करने में मदद करता है। समझे दोस्तों? तो यहाँ स्वतंत्र, यहाँ प्रभावी, संस्कृत, ये सब आप भर के देखेंगे ना, खुद ही लगेगा कि ये नहीं होगा। सबसे बेस्ट क्या होगा? स्वतंत्र, मौखिक और लिखित। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में, बताइएगा, डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। फिर अगला कह रहा है सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए। फिर कह रहा है अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ाया जाए। देखिए दोस्तों, सब पे ऐसा दिया है कि अनुभव सब पे रिलेट किया है ना, कि सब में तो अनुभव कह रहा है, सबको अनुभव से जोड़ा जाए। लेकिन देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको क्या देखने को मिलेगा? बच्चों को विविध संदर्भ, मैंने बताया ना, कहीं भी विविध संदर्भ की बात आए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभव से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। यहाँ पे देखिए, सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन यही होगा। जब आपको विविध संदर्भों से जोड़ने के अवसर दिए जाएंगे तो मतलब क्या होता है, बच्चे अपने अनुभव को हर चीज से जोड़ के पढ़ेंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? ठीक है, बताइएगा। मुदिता जो है एक 8वीं कक्षा की हिंदी की शिक्षिका है ना, आप उसको क्या सलाह देंगे कि कविता जो पढ़ा रही है उसके बारे में बातचीत करते समय वो किस चीज के प्रति सचेत रहे, मतलब। तो देखिए क्या होगा, कविता को गद्य में परिवर्तित करवाने वाली गतिविधियां कविता शिक्षण का अनिवार्य पक्ष है। कविता की भाषा व्याकरण पर विशेष बल दिया जाए। कविता में अलंकार रस पर विशेष बल दिया जाए। कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं होता है। तो आप उसको किस चीज पर सलाह देंगे? ये सब चीज तो मान लीजिए उसको पता ही होगी ना, ये सब चीज तो, लेकिन क्या कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता? कविता के कई अर्थ निकल सकते हैं, पढ़ने वाला अपने अनुसार कई अर्थ निकाल सकता है। कवि लिखा कुछ और होता है, हो सकता है पढ़ने वाला अपने अनुसार उसका भाव अर्थ कुछ और निकाले। तो कविता का एक निश्चित भाव या अर्थ नहीं हो सकता, उसके कई अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो देखिए दोस्तों बहुत जरूरी है। पोर्टफोलियो से आपको पूरे पेपर में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो बताइएगा, पोर्टफोलियो बच्चों के बारे में यह बताता है कि, बताइएगा क्या बताता है, उनकी प्रगति में माता पिता की भूमिका कैसी है, उनकी प्रगति में शिक्षकों की भूमिका कितनी है, वे क्या जानते हैं,
क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। तो दोस्तों पोर्टफोलियो होता क्या है, बच्चों की प्रगति का लेखा जोखा होता है, मतलब वो कैसे सीख रहे हैं, कितना सीखें, कितनी प्रगति हो रही है, ये चीज पूरा उसमें लिखा होता है। तो ये क्या, क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है, ये चीज याद करने में आपको सफलता मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किस साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप स्वस्वर पठन पर अनिवार्यतः, यहाँ पे क्या होगा, अनिवार्यतः बल देंगे, बताइएगा किस पे स्वस्वर, मतलब उसको अच्छे से पढ़ा जाएगा, बताइएगा। आत्मकथा, जीवनी, एकांकी, यात्रा वृत्तांत। तो देखिए दोस्तों ये सब तो जानते हैं आप, एक स्टोरी कहानी की तरह है आत्मकथा, जीवनी और यात्रा वृत्तांत। लेकिन एकांकी क्या, एकांकी का पता है मंचन किया जाता है, ये कहीं किसी की लोक कथा का थोड़ा घटना होता है जिसका क्या स्वस्वर पठन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ सही हो जाएगा, एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चे, बताइएगा, प्रश्नों के लिखित उत्तर दे सके, उसे अपने शब्दों में दोहरा सके, विपरीत भाव की कहानी या कविता लिख सके, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। तो देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा कि बच्चे क्या कर सके, लिखित उत्तर दे सके, नहीं अपने शब्दों में दोहरा सके, वही चीज जो टीचर बोले दोहरा दे, ये भी गलत बात होगी। और उसके विपरीत भाव की कहानी कविता लिखे, ये ज्यादा हो जाएगा। लेकिन सबसे सही क्या हो जाएगा, उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़ सके। जैसे अगर उन्हें किसी चीज, मान लीजिए गिलहरी की कहानी सुनाई गई है, तो बच्चे क्या करें, अभी तक वो जितनी गिलहरी देखे उनके साथ अगर कहीं कोई घटना हुई है, कोई चीज हुआ है, तो उसको अपने अनुभव से वो जोड़ सके। तो ये कहने का मेन मकसद यही होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्लेटो एक महान दार्शनिक है। प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। ये देख लीजिए, एक कथन भी याद हो गया, किसने कहा है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, तो प्लेटो ने कहा है ना। अब बताइए किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है, यह किस पे संकेत कर रहा है, बताइएगा। बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। बच्चा बड़ों से उम्र में छोटा होने के कारण अजनबी बना रहता है। बच्चों की भाषा अपरिपक्व होती है। बच्चों की भाषा के प्रति बड़ों के दृष्टिकोण संकीर्णता से परिपूर्ण होते हैं। देखिए दोस्तों प्लेटो क्या कहते हैं, बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। यानी क्या, बच्चा बोलता तो है लेकिन बड़े जो है उनकी भाषा को समझ नहीं पाते। आप देखे होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं बचपन में कुछ भी बोलते रहते हैं, अपना यार वो कुछ भी करते रहते हैं, अपना थूक निकाल वाल के बोलते रहते हैं, लेकिन बड़े उसको क्या नहीं समझ नहीं पाते हैं। बस एक माँ ही होती है जो उसकी उनकी भाषा को समझ लेती कि क्या वो कहना चाहते हैं, लेकिन सभी नहीं समझ पाते कि बच्चा क्यों रो रहा है, क्या कहना चाह रहा है, सब नहीं समझ पाते। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्या बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही सही नहीं समझ पाते। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भाषा की कक्षा में कहानियां, बताइएगा कहानियां किस लिए होती हैं, मनोरंजन का साधन है। हाँ मनोरंजन का तो साधन है, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, क्या पता इससे अच्छा कोई ऑप्शन मिल जाए हम लोग को। पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, पाठ भी होता है। विभिन्न प्रकार की भाषाएं, संरचनाएं और चिंतन विकास की समस्याएं ली होती है। यहाँ समस्याएं नहीं होगा, यहाँ संभावनाएं होगा, संभावनाएं ली होती है, या फिर भाषा कौशल के विकास का एकमात्र साधन है। एकमात्र बोला, ये तो काट ही दीजिएगा। सिर्फ मनोरंजन का साधन है, ये भी गलत बात है। पाठ पुस्तक एक पाठ भी नहीं होता है, क्या तब विभिन्न प्रकार की भाषाएं, संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं ली होती है। एक कहानी क्या होता है, पूरा उसमें भाषाएं संरचनाएं उसमें जुड़ी रहती है, और चिंतन कहानी ऐसी होती है जो बच्चों को सोचने पे मजबूर कर दे, उसका कैसा मतलब उनके चिंतन विकास को बढ़ाती है। कहानियां क्या करती है, चिंतन विकास को बढ़ाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी आपकी जो एनसीएफ 2005 है उससे क्वेश्चन है के अनुसार कौन सा कथन सही है, बताइएगा कौन सा कथन सही है। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। पहले तो दोस्तों जिसमें केवल दिया उसको तो काट ही दीजिए आप। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होती सिर्फ कक्षा तक सीमित हो। और ये भी देखिए
बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ऐसे तो नहीं है। जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं या विद्यालय जाने से पहले भी बच्चों में भाषा का विकास हो जाता है, तो ये बात भी गलत है। और देखिए ये भी बात गलत हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए, केवल पढ़ने पर नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन देखिए बेस्ट क्या एनसीएफ क्या कहता है, भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षा में भी मौजूद रहता है। मैंने पहले बताया ना, भाषा एक ऐसा होता है कि मतलब आप चाहे विज्ञान पढ़े, गणित पढ़े, ईवीएस पढ़े, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, बिना भाषा के उसको पढ़ाया नहीं जा सकता। हर चीज में भाषा की जरूरत होती ही है, वो हिंदी या इंग्लिश भाषा में लिखा ही लिखा होता है। तो क्या होता है, भाषा हर कक्षा में मौजूद होती। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक क्रम से सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल हैं। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। सभी कौशल एक दूसरे से अंतः संबंधित है। तो दोस्तों ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि मैंने बहुत बार बहुत अच्छे से बताया, क्या सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जो आपको सुबोपल्ली SLSRW ये जो क्रम है क्या है, एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। मैंने बताया ना, ये इंटीग्रेटेड होते हैं, क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। तो ये क्या ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे से साथ एक साथ करके सीखे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइएगा। बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना। अच्छा, इतना नहीं उनको वो बना देना है कवि वो की साहित्यिक विधाओं में पारंगत कर देना है। फिर क्या है, विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं के भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। ये थोड़ा सही लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित करवाना, ये भी नहीं उद्देश्य, एक उद्देश्य नहीं हो सकता। पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना, पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह भी यहाँ करना का कोई मोटिव नहीं हो सकता। सबसे बेस्ट क्या है, किस लिए किया जाता है साहित्यिक रचनाओं का समावेश? ताकि क्या विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं के भाषा संरचनाओं से, मतलब वो कैसी भाषा में रचित हुई, उनकी भाषा कैसे, उसकी शैली कैसे, उनसे परिचित होने के अवसर देना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका जो यहाँ है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है बताइएगा। रश्मि जो है बाहर ले जाकर कविता, एक पर्यावरण पे आधारित कोई कविता है उसको सिखा रही, तो उसका उद्देश्य क्या होगा? देखिएगा, बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी गई बातों का निर्वाह करना। देखिए दोस्तों, रोजमर्रा से वो कुछ अलग नहीं कर रही, वो कविता का पाठ ही करा रही है ना। और क्या बच्चों को घुमाने तो ले नहीं जा रही है, वो ले जा रही है कविता सिखाने, लेकिन क्या प्रकृति से जोड़कर, क्योंकि वो जो कविता है किस पे आधारित है, पर्यावरण पे आधारित है। ऐसी कविता होगी जिसमें पर्यावरण, फूल, पेड़ पौधे ये सब होंगे। तो क्या कर रही है, और ये भी नहीं कर रही, ये देखिए अपने शिक्षक प्रशिक्षण, मतलब जो सीखी है ट्रेनिंग में, वो भी नहीं कर रही है। वो क्या कर रही है, मैदान के प्राकृतिक यानी प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जुड़ते हुए कविता को समझने का अवसर दे रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। बताइएगा कौन सा महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए? आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, आंकड़ों को सहेज कर रखना, आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना, आंकड़ों को पुनः पुनः परीक्षण करना। तो दोस्तों आकलन करने के बाद क्या होगा, जब आकलन हम कर लेंगे तो उन बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करेंगे ना, विचार विमर्श करेंगे कि हाँ बच्चे को सीखने में कमी कहाँ आ रही है, क्या कारण हो सकता है, कितना बेहतर तरीके से उन्हें सिखाया जाता है। तो ये सब क्या अभिभावकों से विचार विमर्श किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है, अनेक भाषाओं के शिक्षकों को रोजगार को बढ़ावा देता है, बहुभाषिकता यहाँ होगा बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, व्यवहारिक नहीं है। तो दोस्तों एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना क्या कहलाता है, बहुभाषिकता होता है ना।
तो क्या जटिल समस्याएं नहीं उत्पन्न करेगा, अनेक शिक्षक को रोजगार देने का भी यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है। सबसे बेस्ट क्या है, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, यानी बच्चे विभिन्न विभिन्न क्षेत्र से आए रहते हैं और क्या अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। शिक्षक भी उनकी भाषाओं का एक संसाधन मानते हुए क्लास को क्या पढ़ाता है, उनकी लीलाक्ष भाषा सिखाता है उनकी भाषाओं का प्रयोग करके। तो ये क्या होता है, ये और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में, डायरेक्ट मेथड में बताइएगा, मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं होती है, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु तो अभ्यास पर बल दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है भाषा के प्रत्यक्ष विधि में, क्या भाषा अर्जन, यानी जो भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, यानी उसमें बच्चे क्या अपने आप से भाषा सीखने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भाषा की रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। भाषा की रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण क्या है बताइएगा। बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना, श्रुतलेख, प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, इकाई परीक्षा लेना। तो देखिए दोस्तों, फिर वही बात आ गई, सबसे अच्छा क्या होगा जिसमें बच्चे अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। यहाँ क्या बच्चे को अपने खट्टे मीठे मतलब जो भी अनुभव, चाहे वो अच्छे बुरे हो, किसी चीज को लेकर उनको लिखने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं। देखिए, विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं, प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए, फिर क्या है सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, फिर कह रहा है लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। देखिए दोस्तों, वही जो ना इतना ऐसा पेपर होता है ना कि आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे आपको सारे आंसर तुरंत मिलते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए विशेषणों के ये इसका लिखेगा, ये क्या बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं, लिखेगा कुछ लिखेगा, सीमित आंसर देगा, खत्म हो जाएगा। ये भी परिभाषा लिख के खत्म कर देगा, सर्वनाम के उदाहरण भेद लिख देगा। नहीं, सबसे बेस्ट क्वेश्चन कौन सा होगा, जब वो क्या लेखक ने पहाड़ पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है ना। आप बारिश संबंधी अपना अनुभव लिखिए। अब बच्चा जो है बारिश में कैसा कैसा अनुभव किया है, सब बच्चे अपने अभिव्यक्ति को अलग अलग तरीके से लिखेंगे, तो क्या उससे उनकी तर्क, कल्पना शक्ति, चिंतन सभी चीज का विकास होगा ना। तो ऐसा क्वेश्चन सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चौमस्की। देखिए बहुत जरूरी है, चौमस्की वगैरह क्वेश्चन आ रहे हैं। चौमस्की के अनुसार डैश डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, बताइएगा। भाषाई समाज से, भाषाई अर्जन क्षमता, भाषाई आकलन क्षमता, व्याकरणिक नियमों को जानकारी से। तो चौमस्की किसकी बात करते हैं, भाषा अर्जन क्षमता। क्या कहते हैं बच्चा, भाषा अर्जन क्षमता। अब एलएडी आप सुने होंगे ना, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात कौन करता है, चौमस्की ही करते हैं। भाषा अधिग्रहण यंत्र, भाषा अर्जन अधिग्रहण यंत्र। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही हो जाएगा कि चौमस्की के अनुसार भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, बताइएगा क्या अनिवार्य है। मानक भाषा पर बल, समग्रतावादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ विभिन्न व्यवहार, वर्तनी संबंधी गृहकार। तो देखिए वर्तनी संबंधी गृहकार भी नहीं अनिवार्य है, और के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ विभिन्न व्यवहार भी नहीं करना, मीन से भिन्न व्यवहार नहीं करना है। मानक भाषा पर भी बल नहीं देना। अनिवार्य क्या है, समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाना है, यानी ऐसा दृष्टिकोण अपनाना है जिसमें बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ सही हो जाएगा। अब आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय ना उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति दया भाव दिखानी चाहिए। देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, क्या उनका आकलन करते समय क्या करना चाहिए, उन्हें विशेष छूट मिलनी चाहिए, नहीं उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना नहीं, सबको एक बराबर अंक ऐसा क्यों करेंगे। दया भाव भी नहीं रखनी चाहिए, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। हाँ कि वो किस तरह से मतलब विशेष है, मतलब क्या उनमें अलग है, उनको ध्यान रखते हुए उनका आकलन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज के मेरा प्रैक्टिस सेट जो था यही समाप्त होता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा ना।
और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ना दोस्तों, ताकि आपको समय समय पर क्लासेस मिलती रहे। और सबसे ज्यादा तो जम कर शेयर करिए, ताकि क्या आपको जितने आपके दोस्त हैं उनको सारी ये सब क्लासेस जिनके लिए जरूरी है उनको मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।